हेलो क्लास, वेलकम दी हाफ क्वेश्चंस। इस लेक्चर सीरीज़ में मैं आपके साथ क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस डिस्कस करूँगी, जिसे आप नॉर्मली सिविक्स कहते हैं। देन जो हमारे इसमें फर्स्ट चैप्टर है वो है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि हम अपने काम को कम से कम समय में और जल्दी कर सकें, ठीक है। तो इसलिए हम अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उसी का मतलब है पावर शेयरिंग। देखिए, जो ये हमारा सिस्टम है पावर शेयरिंग वाला, इसमें हम दो मॉडल्स पढ़ेंगे। एक होगा इसमें बेल्जियम का और एक होगा इसमें श्रीलंका का। देन इन दोनों मॉडल्स को हम देखेंगे कि इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग की डिमांड किस तरह से स्टार्ट की और उसका रिजल्ट क्या रहा, ठीक है। और इसका फ्यूचर में क्या इफ़ेक्ट पड़ा इन दोनों कंट्रीज़ पे। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन से हम समझें तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो सिंगल फेस पे काम नहीं करती, वो 3 फेस पे काम करती है। और 3 फेस में हमारे आते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब जो लेजिस्लेटिव है ये हमारा लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव इस लॉ को इम्प्लीमेंट करता है यानी कि अप्लाई करता है, और जो जुडिशरी है इसको रिव्यू करता है। मतलब कहें तो कि इन तीनों को मिला के हमारी गवर्नमेंट चलती है, ठीक है। जो पावर शेयरिंग है वो हेल्प करती है पॉलिटिकल ऑर्डर्स को स्टेबल्स बनाने में। स्टेबल माने मतलब कि इन सबको पता है इनका काम क्या क्या है और इनको किस तरह से उनको फॉलो करना है। डिफरेंट लेवल्स की बात की जाए तो यूनियन, स्टेट और लोकल पे ये इम्प्लीमेंट होते हैं। यूनियन का मतलब क्या हो गया कि देखिए जैसे कंट्री है हमारी है, इसमें ये हमारे स्टेट हैं और इन स्टेट्स के अंदर भी हमारी लोकल बॉडीज़ हैं, ठीक है। इन लोकल बॉडीज़ पे ये वर्क करता है। तो ये हम देखते हैं बेल्जियम मॉडल्स। बेल्जियम जो है यूरोप की एक छोटी कंट्री है जिसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ के अप्रॉक्स है। देन जो हमारा ये बेल्जियम है ये इतना छोटा है कि आप मान सकते हैं कि जो हमारा हरियाणा है उससे भी छोटा है। और जो इसकी बॉर्डर है आप एक बार एटलस में देखिएगा, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से टच होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो इथनिक कंपोजिशन है इसका वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि एक छोटा सा ये एरिया है, यहाँ पर 3 लोग रहते हैं, तो ये तीनों अलग कल्चर को फॉलो करते हैं और इनका रिलीजन अलग है, इनकी लैंग्वेज अलग है। तो अब ये तीनों, ये इसे हम बोलेंगे कि एक इथनिक कंपोजिशन हो जाएगा कि किस तरह से ये तीनों अलग अलग लैंग्वेज से और रिलीजन से बात कर रिलीजन में हैं, ठीक है। देन जो यहाँ की 59% पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है जो डच बोलती है। अब देखिए जो डच लैंग्वेज है ये 59% है, यानी कि ये ऑल ओवर द कंट्री में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अनदर देखिए जो 40% है वो वलोनिया रीजन में रहती है और वो फ्रेंच बोलती है, यानी कि जो हमारा फ्रेंच है वो 40% है। देन उसके बाद जो हमारा 1% है, 1% जो बेल्जियंस हैं वो जर्मन बोलते हैं, यानी कि ऑल ओवर कंट्री में हमारा डच सबसे ज़्यादा है। वहीं इसकी कैपिटल है ब्राज़ील। अगर हम यहाँ कैपिटल की ब्राज़ील की बात करें तो 80% जो पीपल्स हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और जबकि 20% पीपल डच बोलते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल ओवर द कंट्री में जहाँ डच ज़्यादा थे वहीं ब्राज़ील जो इसकी कैपिटल है वहाँ पर डच माइनॉरिटीज़ में आ गए, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर फ्रेंच जो है वो माइनॉरिटी में थी ऑल ओवर द कंट्री में, लेकिन वो रिलेटिवली रिच और पावरफुल थी, ठीक है। और जिसकी वजह से जो डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ थी उनको एजुकेशन बैकग्राउंड या बोले कि
उनके पास पावर नहीं थी और ना ही उनके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड था, जिस वजह से इन दोनों के बीच 1950s और 60s के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, यानी कि टेंशन स्टार्ट हो गई। अब देखिए ये हमारा जो मैप है, इस मैप पे देखिए ये पूरा जो है हमारा कंट्री है बेल्जियम, ठीक है। लेकिन ये छोटा सा कंट्री है हमारा, ये है हमारा ब्राज़ील, देखिए, ठीक है। और जो येलो वाला पोर्शन है ना, ये येलो वाला पोर्शन जो है ये हमारा डच है, ठीक है, जो फ्लेमिश रीजन में रहता है। देन ये हमारा वोलोनिया रीजन है जहाँ पे हमारे फ्रेंच रहते हैं। तो आप मुझे देखिए कि इतने बड़े एरिया में जहाँ डच पहले मेजॉरिटी में है, वहीं वो ब्राज़ील में आके माइनॉरिटीज़ में हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्रांस है वो ऑल ओवर द कंट्री माइनॉरिटीज़ में है, लेकिन जो यहाँ की कैपिटल है उसमें वो मेजॉरिटी में है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस में इनका रिजल्ट क्या रहेगा। उससे पहले हम देखते हैं हमारे श्रीलंका के बारे में। देखिए जो श्रीलंका है ये इंडिया के साउथ में लोकेटेड है, ठीक है। और ये एक आइसलैंड नेशन है। आइसलैंड नेशन मतलब है कि इसके जो चारों तरफ है वो पानी ही पानी है, मतलब लैंड वाला जो इसका कंट्री है नेबर वो नहीं है इसके पास, ठीक है। ये एक आइसलैंड कंट्री है, जैसे कि इंडिया है तो वो एशिया से अटैच है, मतलब ये एशिया में ही है, लेकिन जो इसका पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। आइसलैंड नेशन है ये। अब जो इसकी पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ के आसपास है, जो हमारे हरियाणा के सेम है, ठीक है। अब जो श्रीलंका है इसमें जो सिन्हाला ग्रुप्स हैं वो 74% है, और वहीं पर जो तमिल स्पीकर्स हैं यानी कि जो तमिल बोलने वाले हैं वो 18% है। देन जो ये 18% जो तमिल्स हैं ना, ये भी डिवाइडेड हैं 2 ग्रुप में। यहाँ पर है श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल। अब जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो 13% है, जो कि तमिल नेटिव ऑफ कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और जो 5% इंडियन तमिल्स हैं वो जब ब्रिटिश कॉलोनी पीरियड चल रहा था, तो ब्रिटिश का तो आपको पता ही होगा, जब हमारी कंट्री 1947 में इंडिपेंडेंस हुई थी, ठीक है। तो उससे पहले ब्रिटिश क्या करते थे कि हमारे यहाँ से लेके जाते थे लेबर्स को दूसरे कंट्रीज़ में काम करवाने के लिए। तो अब 1947 में इंडिया तो इंडिपेंडेंस हो गया, लेकिन इन लोगों के पास नहीं बचा कुछ भी रीज़न कि हम वहाँ से कैसे आए, या इनका वहाँ काम अच्छा चल रहा है। तो उनके कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से वहाँ रुक गए, तो उन्हीं को बोलते हैं हम इंडियन तमिल्स, ठीक है। देन जो सिंहाला स्पीकर्स हैं, ठीक है, ये मेनली बुद्धिस्ट हैं, ठीक है, मेनली जो बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं। देन जो हमारे तमिल स्पीकर्स हैं वो या तो हिंदूज़ हैं या मुस्लिम्स हैं, ठीक है। और जो इवन का 7% जो बचते हैं तमिल्स वो क्रिश्चियंस भी हैं, ठीक है। मतलब जो 7% में जो आते हैं तमिल्स वो क्रिश्चियंस भी हैं, और बोथ तमिल्स और सिंघालास, ठीक है। मतलब जो क्रिश्चियंस कम्युनिटी है वो तमिल और सिंघाला दोनों में ही आती है। अब देखिए ये हमारा इसका मैप है। देन जो ये येलो पोर्शन वाला है, देखिए मैं जूम कर देती हूँ इसे, या देखिए अब जो ये हमारा ये डार्केस्ट सा पार्ट है ना, ये हमारा इंडियन तमिल्स का है, देखिए। और जो ये ऑरेंज सा है ना, ये श्रीलंकन तमिल्स हैं। और देखिए अब जो ऑल ओवर द कंट्री में देखा जाए तो ये पूरा सिंघालास है, ठीक है। और ये डॉट्स है ना, ये मुस्लिम कम्युनिटीज़ वाले हैं। तो यानी कि पूरा जो ऑल ओवर द श्रीलंका है, तो आप कह सकते हैं कि नॉर्मली इसमें सिंघाला कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी में है। अब ओबियसली जहाँ मेजॉरिटी में है जो चीज़, तो ओबियसली कन्फ्लिक्ट्स होने ही होने हैं। जैसे कि हमारे बेल्जियम मॉडल में देखा हमने, वहाँ पर भी डच ऑल ओवर द कंट्री में ज़्यादा थे, लेकिन कैपिटल में कम थे, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ श्रीलंका में मेजॉरिटी की बात करें तो ओबियसली यहाँ पे सिंघाला कम्युनिटीज़ थी जो सबसे ज़्यादा थी। तो अब सिंघाला कम्युनिटीज़ क्या चाहती थी कि नहीं भैया हम ही रहेंगे यहाँ पे, तो हमें सबसे ज़्यादा हैं। तो इन लोगों ने क्या करा कि अपने खुद के पॉलिटिकल रूल्स बना दिए कि हमें यहाँ पर सुप्रीम है, सबसे ज़्यादा हम ही हैं यहाँ पर, और
हमें अपने अकॉर्डिंग से काम करेंगे। इन्होंने अपनी जो सिंघाला है वो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी, गवर्नमेंट को फॉलो करवा दिया पॉलिसीज़, और जो इम्प्लीकेंट्स थे यहाँ पर वो भी सिंघाला कम्युनिटीज़ के हो गए। ठीक है, अब जो हमारे तमिल्स बच गए थे, श्रीलंकन तमिल्स, तो उनको इस बात का अच्छा नहीं लगा, तो उन लोगों ने क्या करा, अपनी अपनी अलग पार्टीज़ बना दी। उन्होंने स्ट्रगल्स बिगिन कर दिया कि भाई हमारे भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, हम भी तो यहाँ पे रहने वाले हैं। तो भी उनको एक एलियन की तरह फील होने लगा कि जैसे कि वो कहीं बाहर से आए हैं, वो वहाँ के नहीं हैं। ठीक है, तो देन 1980s में क्या हुआ, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर्म होने लग गई। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर्म हुई थी उन्होंने अपने अलग इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड करी कि हमें एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट दे दीजिए नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका में। जैसे कि देखिए, जैसे कि मैंने बताया ना आपको, ये जो ईस्ट पार्ट हो गया इसका, देखिए ये वाला है ना, तो इस पार्ट में उन्होंने डिमांड कर दी कि हमें हमारा स्टेट दे दीजिए अलग, कंट्री में चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो लेकिन अब सिंघाला ने उसको मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हम तो हम ही हैं, तो हम ही रहेंगे, हम कैसे अलग हो जाएं, कंट्री तो हमारी ही है, हम मेजॉरिटी में हैं। ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट क्या निकला कि यहाँ पर सिविल वॉर हो गई। और वो देखा जाए तो श्रीलंका की जो हिस्ट्री है उसमें काफ़ी डेंजर सिविल वॉर है ये। तो ऐसी वॉर कभी ना हो, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा लड़ाई दंगे वगैरह वो सब स्टार्ट हुआ था। मतलब पूरा नेशन इस टाइम इतना स्ट्रेस हो गया था कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हम बेल्जियम वाला मॉडल्स। अब जो बेल्जियम वाला मॉडल था, इसमें क्या करा इन्होंने 1970 से लेकर 1993 तक अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको इन्होंने 4 बार अमेंड करा, 4 टाइम्स अमेंड कराया इन्होंने कि हम अपनी कंट्री में लड़ाई नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी जो कंट्री में जो मेजॉरिटी पावर है उनसे हमें बात करनी चाहिए और एक दूसरे में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। जिस तरह से श्रीलंका का मॉडल देखा, वहाँ पे मेजॉरिटी के चक्कर में लड़ाई होने लग गई, लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ। बेल्जियम ने इजीली चीज़ों को हैंडल करा और एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट करा उस चीज़ को। तो देखिए, बेल्जियम ने जो मॉडल अपनाया उसमें क्या था, जो वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ठीक है, वहाँ पर डच और जो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे उनको इक्वल पावर दी जाएगी। यानी कि जो ऑल ओवर द कंट्री में, जैसे कि डच का वहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर था, तो डच को बोला कि देखो भैया, आप ऑल ओवर कंट्री में सबसे ज़्यादा हैं और ब्राज़ील में फ्रेंच सबसे ज़्यादा हैं। तो इन्होंने क्या करा, एक पार्टनरशिप कर ली कि जो जहाँ पर ज़्यादा है उसकी 50% पार्टनरशिप रहेगी, 50% हमारी, 50% आपकी। अब देखो, दोनों ही जो पार्टीज़ थी वो अपोजिट स्टेट में अपोजिटली मेजॉरिटी में थी। तो ओबियसली उन्होंने लड़ाई नहीं करी और उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम 50-50 वाली मेंबरशिप ले लेते हैं। देन जो सर्टेन पावर था सेंट्रल गवर्नमेंट का वर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। यानी कि उनकी जो कंट्री थी उन्होंने 2 रीजन्स में कर दिया, एक स्टेट में और एक ऑल ओवर द कंट्री में, जिसकी वजह से उन दोनों में इजीली पावर को शेयर हो गया, पावर का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, देयर फॉर द सेपरेट गवर्नमेंट ऑफ ब्राज़ील इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैड इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब सेंटर में तो उन्होंने ऑलरेडी कर दिया था, ठीक है, कि ये यहाँ पर हमारा किस तरह से वर्क करेगा, कौन मेजॉरिटी में है कौन माइनॉरिटीज़ में, तो उनको इक्वल स्टेटस दे दिया इन्होंने। तो सेम फॉलो उन्होंने करा ब्रसेल्स में, जो कि उनकी कैपिटल है। ठीक है, अब देखिए, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट था उसमें भी इलेक्ट हुआ बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज। अब यहाँ पर इन्होंने एक लैंग्वेज के बेसिस पे उनकी कम्युनिटी पावर बनी। वहाँ पर उन्होंने जो कम्युनिटी पावर था वहाँ पर उन्होंने एजुकेशन का सिस्टम सेम रखा, लैंग्वेज का सिस्टम सेम रखा, वहाँ का कल्चर का सिस्टम भी सेम रखा, जिस वजह से वहाँ पर लैंग्वेज, रिलीजन या फिर आपकी एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए। अगर इन तीनों को लेकर डिमांड होती है कि नहीं, हम तो सिर्फ अपनी ही लैंग्वेज पढ़ेंगे, नहीं हमें अपना कल्चर फॉलो करना है, तो उस तरह से यहाँ पर भी वही कंडीशन होती जो श्रीलंका का हुई था। ठीक है, लेकिन देखिए, हैंस इट वॉज फेयरली बेटर अल्टरनेटिव दैन द मेजोरिटी पॉलिसी ऑफ द श्रीलंका।
मतलब देखिए वही है ना कि अगर मेजॉरिटी पॉलिसी को फॉलो करा श्रीलंका ने, लेकिन यहाँ पर जो बेल्जियम था उसने अपना ही एक मॉडल बनाया कि नहीं हम चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करके काम करेंगे, तो जिस वजह से यहाँ पर कोई भी सिविल वॉर नहीं हुई श्रीलंका की तरह। देन तो देखिए ये एक कार्टून बनाया है, तो उसमें जो जर्मनी है उसकी प्रॉब्लम्स को बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो मेजर पार्टीज़ हैं कंट्री की, जहाँ पर है एक क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। अब देखिए ये दोनों जो पार्टीज़ हैं, अब इनको एक कार्ड दे दी गई है और इसमें बताया गया है कि किस तरह से वो अपनी गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। नॉर्मली बोला जाए तो देखिए they had to form a coalition government because neither of them not clear majority of seat on their own in 2015 election 2005 इलेक्शन के। यानी कि जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उसको ये कंफर्म नहीं हो पाया कि भाई, अब देखिए जैसे कि हमारे इंडिया में देख लीजिए, एक तरफ बीजेपी है एक तरफ कांग्रेस है, तो वो लेके चलती है ना, फॉलो करके चलती है ना, भले ही किसी की मेजोरिटी ज़्यादा है और कोई माइनॉरिटीज़ में है। ठीक है, इसी चीज़ को बोला है फाइन जर्मन इंजीनियरिंग। यानी कि अब देखो, अब ये इन दोनों पार्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि इस गाड़ी को अच्छे से चलाएं या इसको इस तरह से चलाएं कि भैया दोनों ही गिर गए। ठीक है, कुछ नहीं कह सकते इस चीज़ के बारे में। तो वही है कि हम किस तरह से अपनी चीज़ों को हैंडल करते हैं। मतलब अब देखिए ना, पावर तो सबके पास होती है, लेकिन उसका अच्छा यूज़ कौन करता है, वही इस चीज़ में बताया गया है। अब जो हमारी पावर शेयरिंग है वो डिज़ायरेबल क्यों है? अब ये डिज़ायरेबल देखिए इसके डिज़ायरेबल क्यों है? देखिए जो पावर शेयरिंग है इज़ गुड। पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। यानी कि ये सोशल ग्रुप में जितने भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको कम कर देता है। ठीक है, वहाँ पर कोई भी वायलेंस नहीं होता और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें इंस्टेबिलिटी नहीं होती है। पावर को शेयर करने का एक अच्छा तरीका है, जिस तरह से दोनों बेल्जियम ने ये मॉडल अपनाया कि हम पावर शेयर करेंगे बिना किसी लड़ाई झगड़े के। सेकंड पावर ये होता है कि डीप रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्प्रिट ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि एक स्प्रिट है डेमोक्रेसी की। मतलब अगर तुम्हें पावर शेयरिंग नहीं कर पाओगे तो डेमोक्रेसी को डेवलप नहीं हो पाएगी वो अच्छे से। ठीक है, A democratic rule involves shared power with more affected by its exercise and whose have to live with its effect। अब यानी कि देखिए, एक तो हम अपने स्मार्टली वर्क करें। ठीक है, कि हमें अपने स्मार्टली वर्क करना है, अच्छे से करना है, तो जैसे कि हमें किस तरह से उसको फॉलो करना है, किस तरह को शेयर करेंगे। ठीक है, वही देखा जाएगा इसमें। देन अब देखिए जो हमारा पावर शेयरिंग होता है, जिसकी फॉर्म्स हैं पावर शेयरिंग की। पावर शेयरिंग जो की जाती है वो इस लेवल पे होती है। यानी कि एक तो पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कर दें। जैसे कि हमारे इंडिया में है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यानी कि पहले हमारा सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। उसके बाद आएगा हमारा फेडरल पावर। फेडरल पावर क्या होता है कि यहाँ पर सबको अलग अलग अपना पावर दे दिया जाता है। मतलब कोई किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं करता। जो लेजिस्लेटिव होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी होती है, ये एक रो में काम करता है, वो हॉरिजॉन्टल काम करता है, जो देखता है कि किस तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे वर्क हो रहे हैं। लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट होता है वो डिफरेंट लेवल पर काम करता है। ठीक है, जो यूएसए में है। यानी कि देखिए, मतलब यूएसए में क्या होता है कि उनका खुद का भी एक लॉ होता है, उनका स्टेट में भी लॉ होता है। यानी कि उनका जो सेंटर जो वो कर रहा है
और जो स्टेट जो वर्क कर रहा है उन दोनों में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। और एक होता है हमारा पावर शेयरिंग, है ना, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, जो कि सोशल ग्रुप से हम उसमें पावर शेयर कर दें लिंग्विस्टिक और रिलीजन्स ग्रुप के बेसिस पर, ठीक है। जो बेल्जियम ने जो मॉडल अपनाया वो, यानी कि ना उसमें कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा, ना ही उसमें कोई रिलीजियस का प्रॉब्लम होगा, सबको इक्वल 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 पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सब में। देन जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जहाँ पर पावर शेयर होता है, उसे पॉलिटिकल पार्टीज़ में कंबाइन होता है, यानी कि जो पावर शेयरिंग है उसको पॉलिटिकल पार्टीज़ या प्रेशर ग्रुप या मूवमेंट ऑफ कंट्रोल में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिस तरह से वो अपने अपने काम को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा पावर शेयरिंग वाला सिस्टम था, इससे हम ये समझते हैं कि अगर हम अपने काम को इजीली करते हैं, इजी करना चाहते हैं, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, तो हमें पावर शेयरिंग वाला मेथड यूज़ करना चाहिए। जिस वजह से जो बेल्जियम ने मॉडल अपनाया, उसकी वजह से देखो ना वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, ना ही वहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट, इनफैक्ट वहाँ अभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। इसलिए जो यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट है ना, वो भी बेल्जियम में है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, है ना। तो अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आप डेमोक्रेसी के फेवर में हैं या अगेंस्ट में हैं? इसके लिए आप मुझे पॉइंट वाइज अपने कुछ पॉइंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये बताइए कि सबसे अच्छा पॉलिटिकल जो पार्टीज़ के थ्रू जो डेमोक्रेसी डेवलप हुई है वो किस कंट्री में सबसे ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।